नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। सर, प्रियंका गांधी ने इस्तीफा मांगा है योगी आदित्यनाथ का। सर, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है प्रियंका गांधी ने। सर, अरे 5 मिनट में वो लोग उस पद में बैठने के लिए लायक नहीं है। वो सरकार तभी योगी और नरेंद्र मोदी जी आपने बहन के बारे में बात करता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में। आप असली हो तो जल्दी से जल्दी इस्तीफा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में उच्च जाति के 4 पुरुषों द्वारा 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या एक विशेष जांच दल द्वारा करने की मांग की गई है। याचिका में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में राज्य सरकार की विफलता का आरोप लगाया गया है और केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। लड़की की बात है, क्या हुआ था कल रात मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है। और 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उच्च जाति के 4 पुरुषों द्वारा गैंगरेप किया गया। तब उसकी हड्डियों को तोड़कर और उसकी जीभ काटकर नृशंस यातना दी गई थी। उसका मंगलवार 29 सितंबर को निधन हो गया और पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके परिवार की सहमति के बिना ही आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अधिवक्ता संजीव मल्होत्रा द्वारा तैयार याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे की ओर से कहा गया है कि पुलिस का यह बयान कि परिवार की इच्छा के अनुसार ही शव का दाह संस्कार किया गया है झूठा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों ने खुद ही मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना के अनुसार इस दौरान मीडिया कर्मियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। याचिका इस मुद्दे को रेखांकित करती है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और आरोपी को बचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता यहां पीड़िता के साथ क्रूर हमले, बलात्कार और पीड़िता की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हाथरस गैंगरेप की खौफनाक वारदात ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हमलावर कांग्रेसों ने प्रदेश सरकार की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई।
मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी, उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? इस बीच गुरुवार को हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पर बहन प्रियंका गांधी के साथ अड़े कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लाठियां मारने का आरोप लगाया। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सर 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? ऐसा जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, बताइए, समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सर अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 144 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर ले सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो। देखिए हम पे लाठी चार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। मैम कहा जा रहा है कि हाथरस की जो बेटी है उसको 2 बार मौत हुई, एक बार दरिंदों ने मौत दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौत दी, उस पर क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा। योगी सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को, पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया। इधर पुलिस ने राहुल और प्रियंका दोनों को हिरासत में ले लिया है।
हालांकि कुछ देर बाद F1 गेस्ट हाउस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर निकल गए। राहुल गांधी ने कहा है कि उनका काफिला रोके जाने के बाद जिस व्यक्ति के साथ वो पैदल ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होते हुए हाथरस जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उन्हें लाठियां मारी। अरे सर, बात ये लाठी चल रही है। राहुल गांधी के साथ बदतमीजी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मोदी जी ही इस देश में पैदल चल सकते हैं? क्या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता? हमारी गाड़ियां रोक दी गई थी, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। दलित की बेटी को इंसाफ दो! भैया सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात श्रम और रोजगार विभाग द्वारा गुजरात के सभी कारखानों को फैक्ट्रियों अधिनियम 1948 की धारा 59 के प्रावधानों से छूट प्रदान करने से संबंधित उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें दैनिक कामकाज के घंटे, साप्ताहिक काम के घंटे, आराम के लिए अंतराल और वयस्क श्रमिकों के विस्तार के अलावा दोगुनी दरों पे ओवरटाइम मजदूरी के भुगतान से छूट दी गई थी। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस K.S. जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा है कि महामारी की स्थिति वैधानिक प्रावधानों को दूर करने का कारण नहीं हो सकती है जो श्रमिकों के लिए सम्मान और गौरव का अधिकार प्रदान करती है। इस संदर्भ में पीठ ने कहा है कि महामारी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक आपातकाल नहीं है। हाथरस के चंदपा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 136/20 जो कि 14 तारीख को 10:30 बजे धारा 307 और SC/ST के एक्ट के अंतर्गत कायम हुआ था, उसमें पीड़िता के भाई ने एक लिखित शिकायत दी थी जो उनके स्वयं के हस्ताक्षर में थी। उस पे उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। इस संबंध में एक वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ये वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। जो दिल्ली के PM रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि
कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसकी पुष्टि के लिए वो एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसका वो वेट कर रहे हैं। तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आ जाएगी हम लोग उसको जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे, उसके बाद उससे दिया जाएगा फैसला। मेडिकल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं है, रेप जैसा कोई मसला उसमें उन्होंने कोई फर्म ओपिनियन अभी नहीं दिया है। नहीं किया जी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अलीगढ़ के मेडिकल या हॉस्पिटल रिपोर्ट के हिसाब से रेप की पुष्टि नहीं है? जी हाँ, अभी के हिसाब से डॉक्टरों ने यही कहा है कि बलात्कार की पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं। वो तभी इसके बारे में फर्म ओपिनियन देंगे, पुष्ट राय देंगे, जब वो एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त करके देख लेंगे। देखिए, कल एसआईटी टीम जनपद में आ गई थी और एसआईटी टीम ने गांव का भ्रमण किया, परिजनों से मिले थे और घटनास्थल भी देखा था। आज भी एसआईटी टीम अभी गाँव में ही है और परिजनों से मिल रहे हैं। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।